नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हम जुड़ चुके हैं हिमाचल की बात को लेकर। हमारा मॉर्निंग बुलेटिन, आपका मॉर्निंग बुलेटिन, हिमाचल का मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में बताते हैं और उसी के साथ साथ आप लोगों को जानकारी देते हैं कि किस तरह से प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर यह सभी चीजें आपके जीवन में असर डाल सकती हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग इस स्ट्रीम से ज्यादा जुड़े और स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। उसी के साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। सबसे पहले तो आप लोगों को यह बता देना चाहेंगे कि भाई ये करने से क्या होता है। ये करने से ये जो खबरें हैं वो सभी लोगों तक पहुंचने का प्रयास हमारा रहता है और कम से कम समय में आप लोगों का जितनी ज्यादा खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण खबरें, वो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहता है। इसका कारण भी ये होता है, सिंपल सी बात है कि भाई देखिए, आप लोगों का समय भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके समय को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए जितनी ज्यादा खबरें हैं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमारा रहेगा। लेकिन आप लोगों से फिर से यही आग्रह रहेगा कि आप स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखें। जनतंत्र है, जनता ही सबसे बड़ी है, जनता ही सर्वोपरि है, इसलिए आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण है। 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर करने के बाद, लाइक करने के बाद और कमेंट्स करने के बाद आप आगे जो बुलेटिन है वो यहां पर सुनते रहें। चलिए जी, शुरू करते हैं हिमाचल की बात। हमारा मॉर्निंग बुलेटिन में आप आज सबसे पहले जो खबर है वो जेवीटी की बैच वाइज भर्तियों के बारे में है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में जो जेवीटी की बैच वाइज भर्तियां होनी है उसके लिए अब यहां पर जो हमारे बीच में तिथियां हैं वो तय कर ली गई हैं। जेवीटी की जो भर्तियां हैं, काफी समय से इसका इंतजार भी हो रहा था, काफी समय से इस पर बात भी हो रही थी, तो उसके लिए अब यहां पर बात हो रही है कि भाई जेवीटी बैच वाइज भर्तियों के लिए यहां पर एक डेट यहां पर निकाल दी गई है और वो आप लोगों को यहां पर बताते हैं। आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि भाई जो ये जेबीटी की भर्तियां हैं इनके बारे में आपको बता दें कि 41 खाली पद जो है वो बैच वाइज भर्ती के माध्यम से भरे जाने हैं और हमीरपुर जिले की हम बात कर रहे हैं। इसमें 9 और 10 मार्च को प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। ये केवल हमीरपुर की बात यहां पर है। जो 41 पद भरे जाने हैं, जैसे कि मैंने बताया, 9-10 मार्च को यहां पर आप लोगों के इंटरव्यू यहां पर होंगे और यहां पर 9 मार्च को जिला हमीरपुर के उम्मीदवारों को और 10 मार्च को अन्य जिला के उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। और इसमें हमारे बीच में जो रूल्स हैं उसमें बताया गया है R&P नियमों की योग्यता जिनकी भी बनती है जेबीटी, डीएड, डीएलएड, बीएड, जेबीटी, टेट पास करने वाले अभ्यर्थी इस चयन परीक्षा में भाग ले सकते हैं। 41 पदों में जनरल वर्ग के 16 पद हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस के 8 पद हैं। इनके लिए 2010 तक के बैच के पात्र अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है। एनसीसी के 7 पद के लिए 2012 तक के एससी, क्षमा चाहेंगे, एनसीसी गलत पढ़ दिया मैंने, एससी के 7 पदों के लिए 2012 तक के लिए, एससी आईआरडीपी के 2 पदों के लिए नए बैच तक और ओबीसी के 2 पदों के लिए वर्ष 2012 और ओबीसी आईआरडीपी के 1 पद के लिए 2012 और एसटी के 5 पदों के लिए नए बैच तक के अभ्यर्थियों को यहां पर निमंत्रण भेजा गया है, साक्षात्कार के लिए बुलाया जा रहा है। आप लोगों को बताते हैं कि यहां पर रोजगार कार्यालय में पंजीकृत अन्य जिला के पात्र उम्मीदवार भी साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। उन्होंने यह बताया है कि आवेदन पत्र, आवश्यक दस्तावेज और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जानकारी आपको उपनिदेशक कार्यालय की वेबसाइट पर यहां पर मिल जाएगी और आप वहां से ये ले सकते हैं। तो पात्र उम्मीदवार वेबसाइट से बायोडाटा की फॉर्म लेकर उसको डाउनलोड करके उस निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। तो आप लोग भी जो यहां पर अपने आप को योग्य इस चीज के समझते हैं वो जरूर यहां पर इस एग्जामिनेशन में भाग अवश्य ले और जितना ज्यादा जल्दी हो सके। देखिए, जेबीटी की बैच वाइज परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा लोग यहां पर कहते हैं। हमीरपुर जिला के लोगों की 9 तारीख को होगी, अन्य जिला के लोगों की 10 तारीख को यहां पर होनी है। तो ये साक्षात्कार होने हैं, तो आप इसमें अब भाग लेना चाहते हो तो इसमें भाग अवश्य ले। पहली तो ये खबर, उसके बाद अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं और इसके बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो आप कमेंट के माध्यम से यहां पर बता सकते हैं। और जो भी लोग यहां पर आ रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं या फिर सुप्रभात बोल रहे हैं, सभी को जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। चलिए जी, अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। तो अगली खबर हमारे बीच में नालागढ़ से आ रही है। नालागढ़ की ये खबर जो है काफी समय से चली हुई है, ये हमसे भी इन्होंने कांटेक्ट किया था और हम जो यहाँ पे जो इस मामले की संगीन कितना मामला है
है ये आप इसी खबर से समझ जाएंगे। नालागढ़ पे एक फौजी छुट्टी पर जो आए, उनके ही ससुर ने उनके खिलाफ साजिश रच दी और साजिश रचने के बाद तेजधार हथियारों से उनको घायल कर दिया। ये 5 लोगों ने ये जो फौजी हैं इनको बुलाया पहले तो, और उसके बाद उनके ऊपर तेजधार हथियारों से वार किया है। अब आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल भी यहां पर दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर 5 जो लोगों ने जिन्होंने ये जानलेवा हमला किया उनकी बात यहां पर करते हैं। ससुर पर यह मारपीट का आरोप लगा है। शिकायत यहां पर पहले भी दे दी जा चुकी है और उसके बाद अब आगे की बात यहां पर हो रही है। जानकारी यह है कि उनके एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और उन्होंने कहा कि उनका दोस्त बोल रहा है और कोई जरूरी बात करनी है और फोन पर बताए पते पर पहुंच जाए। जब फौजी वहां पर पहुंचे, फौजी जी का नाम यहां पर जयपाल जी है और नालागढ़ वाया रामशहर मार्ग स्थित चड़की मोड़ जगह है, वहां पे पहुंचे तो 5 लोग वहां पे पहले ही मौजूद थे। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे अब दबंगाई अगर हो रही है और हमारे ही सेना के जवान के साथ हो रही है, चाहे वो इस तरह से कहे कि भाई उनका पर्सनल मैटर हो या कुछ भी हो, लेकिन फिर भी इस तरह की चीजों के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाते रहे जितना ज्यादा हो सके। तो जैसे कि जयपाल जी वहां पे पहुंचे, जो निर्धारित जगह दी गई थी कि वहां पे कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए पहुंचे, तो वहां पे 5 लोग पहले से मौजूद थे और उन्होंने पहुंचते ही जो तेजधार हथियार से जयपाल जी पर हमला कर दिया। कथित तौर पे ये हुआ है, कथित तौर पे ये जैसे उन्होंने तो जिन पे आरोप लगाया, लेकिन आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि उनको बहुत सी इंजरीज वहां पे आई हैं। इंजरी उन्होंने बहुत सी सस्टेन की है और जो इंजरी सस्टेन हुई है उसी से आगे ये बात रहती है कि भाई उसी से भी ये पता चल रहा है कि उसी इंजरी को सस्टेन करने से उनको बाद में हॉस्पिटल भी ले जाया गया। पहले तो यहां पर उनको जो हमारे बीच में नालागढ़ अस्पताल तक ले जाया गया है, उसके बाद यहाँ पर आगे जो उपचार के लिए नालागढ़ अस्पताल में पहुंचे हैं और यहाँ पे आरोपी जो है उनके खिलाफ ये आरोप भी लगाया गया है कि हमलावरों के पास पिस्तौल और अन्य हथियार भी थे। तेजधार हथियार तो थे ही थे, पिस्तौल भी थी, अन्य हथियार भी थे। दूसरी तरफ इस मामले में एक और कड़ी यहां पर जोड़ती कि 5 फरवरी को मां बहन भी उनकी किडनैप कर दी जा चुकी है। यहां पर जो पुलिस को शिकायत देकर यह भी बताया गया कि पिछले साल उनकी शादी हुई, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी मायके चली गई। उसके बाद बीते 5 फरवरी को उनके ससुर ने अपने लोगों के साथ फौजी की बहन और मां दोनों का अपहरण करवा दिया था, ऐसा भी बताया जा रहा है। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसका मामला बरोटीवाला थाने में दर्ज है। ये हिमाचल की बात बता रहे हैं आपको, ये जो दबंगाई आप सुन रहे हैं। और उनके साथ इसके साथ जो पीड़ित का आरोप है कि इस हमले में उनके ससुर का हाथ है। नालागढ़ के डीएसपी जो मानवेंद्र ठाकुर है, उन्होंने कहा है कि रामशहर थाने में शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और मामले में तफ्तीश की जा रही है। तो आप इसमें 2-3 चीजें यहां पर समझ लीजिए। एक फौजी छुट्टी पर आते हैं, उनका विवाह होता है, विवाह के कुछ दिन के बाद ही उनकी जो वाइफ है वो अपने घर वापस चली जाती है। यहां तक आपको समझ आ गया। उसके बाद यहां पर उनके बीच में कुछ हुआ जो अभी तक यहां पर क्लियर नहीं है, उसके बारे में हम यहां पर जानकारी जुटा के आपको अवश्य यहां पर न्यूज रिपोर्ट दिखाएंगे। और उसके बाद यहां पर वो, क्योंकि उनकी पत्नी तो अब मायके जा चुकी है, उनके जो पत्नी के पिता हैं यानी कि जो ससुर है उस फौजी के, और वो यहां पर पहले 5 फरवरी को उनकी जो बेटी है, जो बेटी और फौजी की बेटी और मां को यहां पर किडनैप कर लेते हैं। पहली चीज तो ये। और उसके बाद उनको किडनैप करने के बाद पिछले दिन हमारे बीच में उस फौजी को किसी व्यक्ति से फोन करवाते हैं। वो फौजी उस व्यक्ति से मिलने जाते हैं, जयपाल इस फौजी का नाम है। उस व्यक्ति से मिलने वो फौजी जाते हैं और जब फौजी वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर बहुत से लोग पहले ही तेजधार हथियार लिए तैयार है। तेजधार हथियारों के साथ पिस्तौल और बाकी सब चीजें भी यहां पर उनके पास है और उन सब के साथ वो तैयार है। और उस तैयारी के साथ ही जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं, वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। हमले में वो लहूलुहान हो जाते हैं और लहूलुहान होने के बाद वो यहां पर उसी हालत में यहां पर नालागढ़ अस्पताल में जाते हैं और उनका यहां पर इलाज चल रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ इलाज चलना एक चीज है, उसके साथ बाकी जो पुलिस है वो अब कह रही है कि हम अपनी कार्रवाई यहां पर कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या यहां पर दोषियों के साथ होता है, कितने लोग पकड़े जाते हैं, क्या आगे होता है। तो एक ऐसा मामला हिमाचल प्रदेश में आना एक अपने आप में बड़ी बात है और क्या इसमें अब संज्ञान पुलिस द्वारा लिया जाता है और किस तरह से इसे अंजाम दिया जाता है, यहां पर ये देखना होगा। तो ये तो रही हमारे बीच में अब ये नालागढ़ की बात है। मैं चाहूंगा कि आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे लोगों पर प्रेशर नहीं है तो फिर हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो तो छूटता ही जाएगा। अगर इन लोगों को डर कोई नहीं है तो 5 तारीख को अगर वो किडनैप कर रहे हैं और 22 तारीख को यहां पर हमला कर रहे हैं फौजी पर,
तो जिसको फौजी जो यहाँ पर सरहदों की रक्षा करता है उनके लिए यहाँ पर इज्जत नहीं है, उनके लिए यहाँ पर डर नहीं है, तो फिर आगे का समय सोचना पड़ेगा कि भाई आम लोगों के साथ तो ये क्या कर सकते हैं। उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर आप लोगों को बता देते हैं। हिमाचल प्रदेश में 19 और 20 अप्रैल को G20 की बैठकें होंगी, धर्मशाला में ये होंगी। जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, दुनिया भर से 70 प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे। आप लोगों को बताएं कि हिमाचल की पहचान से जुड़े प्रतीकों से अवगत उनको करवाया भी जाएगा और स्वागत और प्रवास के दौरान स्थानीय संस्कृति से जुड़ी गतिविधियों को और पारंपरिक तौर तरीकों को महत्व यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। आप लोगों को बता दें कि विदेश मंत्रालय से संयुक्त सचिव जो है रमेश बाबू जी वो बुधवार को उपायुक्त कार्यालय कांगड़ा में बैठक की तैयारियों की समीक्षा उन्होंने करने आए थे। उन्होंने कहा कि समूचे भारत के लिए गौरव का विषय कि दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी भारत को मिली है और इसी अध्यक्षता की जिम्मेदारी के साथ अब हमारे बीच में जो 70 प्रतिनिधि हैं वो हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे और वहां पर हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे, उसके प्रतीकों के बारे में जानेंगे। G20 में कौन कौन से देश है आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, यूनाइटेड किंगडम, तुर्की, इसके बाद हमारे बीच में दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, रूस, मैक्सिको, जापान और यूएसए और उसके साथ EU यूरोपियन संघ, ये सभी देश हैं और इन्हीं के लोग यहां पर आएंगे। ये आप लोगों को बता दें कुल विश्व की व्यापार में इनका 75% योगदान है और विश्व की कुल आबादी में 60% ये इन्हीं देशों की आबादी है जो ये G20 है। तो हिमाचल प्रदेश को 19 और 20 तारीख को ये हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे अप्रैल में और वहां पर G20 की बैठक होगी और उसी के साथ साथ हिमाचल के कल्चर से भी ये लोग रूबरू होंगे जो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक हिमाचल के लिए बड़ा क्षण है, भारत के लिए बड़ा क्षण है, लेकिन देखते हैं कि उम्मीद है कि सब कुछ यहाँ पर बढ़िया जाए और आने वाले समय में हिमाचल भी एक विश्व पटल पर बहुत अच्छे से उतर के आए। वैसे ऑलरेडी यहाँ पर हिमाचल प्रदेश फेमस है, लेकिन फिर भी और ज्यादा बेहतर तरह से यहाँ पर फेमस हो। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों से ये जरूर रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, 3-4 जगहों पर शेयर कर दीजिए और 3-4 बड़े ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। लाइक का बटन अवश्य दबाएं। हरनाम जी, उसके साथ संजीव जी, गुड मॉर्निंग है जी। हम अभी सब इस समय पर 42 लाइक्स पर है, इसे जल्दी से जल्दी 100 पहुंचाते हैं और उसके साथ शेयर जो है वो 2 है, इसे जल्दी से जल्दी हम 10 पहुंचाते हैं। इसी के साथ साथ आप लोगों को अगली खबर की ओर भी लेकर चलते हैं। अगली खबर आपको बताएं, हिमाचल प्रदेश में 18 बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स के तबादले यहां पर हुए हैं, उनके बारे में भी आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इस आदेशों के तहत रमनवीर चौहान जी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर सोलन जो है, रामेश्वर चौहान को मिशन निदेशालय और जिला मिशन प्रबंधक सिरमौर तैनात किया गया है। इसी तरह विवेक गुलेरिया को बीडीओ धर्मपुर मंडी, विवेक चौहान को बीडीओ सुंदरनगर और तैनाती का इंतजार करें विवेक पाल को बीडीओ नाहन, वीरेंद्र कुमार को बीडीओ परागपुर कांगड़ा, रमेश चंद बीडीओ बिजड़ी, उसके बाद सुदर्शन सिंह बीडीओ इंदौरा, सुरेंद्र कुमार बीडीओ बंगाणा, गोपी चंद बीडीओ आनी, बबनेश चड्डा को यहाँ पर बीडीओ सिराज, स्पर्श शर्मा बीडीओ बसंतपुर शिमला और उसके साथ कंवर सिंह बीडीओ रैत कांगड़ा, अनमोल को मिशन निदेशक जिला मिशन प्रबंधक बिलासपुर लगाया गया है। इसी के साथ साथ हमारे बीच में निशांत शर्मा को बीडीओ टूटू, तजविंदर कुमार को बीडीओ कांगड़ा, किशोरी लाल वर्मा को बीडीओ ऊना, बीडीओ बमसन सिकंदर जी को और यहाँ पर बीडीओ लंबा गांव लगाया गया है कांगड़ा में और बीडीओ लंबा गांव रहे अनिल कुमार जी का तबादला के आदेश अलग से जारी किए जाएंगे और तबादला वो तैनाती आदेश सचिव ग्रामीण विकास प्रयुक्त मंडल की ओर से जारी की गए हैं। तो 18 लोगों के यहाँ पर तबादले एक ही दिन में हुए हैं और ये जैसे कि होता ही है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल एकदम से हिमाचल प्रदेश में हुआ है, क्योंकि छोटी से छोटी जगह पर ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी जो है वो वहाँ पर राजा की तरह होता है। चलिए, बहरहाल हिमाचल प्रदेश में पेपर लीक मामला अभी तक समाप्त जो है, जैसे कि आपको पता ही है कि भाई हमारे बीच में आयोग जो है उसे तो बंद कर दिया गया है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ये बता दें कि विजिलेंस ने उसी मामले में अभी तक 1 दर्जन अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन यहाँ पर जब्त किए और अधिकारी पुलिस जांच के दायरे में है। वहां पर आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि जो JOIT के पदों के आवेदन करने वाले उन जो 1 दर्जन अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन कब्जे में लिए हैं और फोन पर आयोग के पूर्व सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर, गोपनीय शाखा के वरिष्ठ सहायक उमा आजाद या आयोग के अन्य अधिकारियों तथा दलाल संजीव कुमार से बातचीत की है। यानी कि पुलिस ने रिकॉर्ड खंगाले और जिन लोगों ने यहाँ पर बातचीत की है उन सब लोगों को यहाँ पर इकट्ठा उन्होंने कर लिया, उनका डाटा इकट्ठा किया, उनके फोन भी यहाँ पर जब्त कर लिए गए हैं। अब उसकी फोरेंसिक जांच यहाँ पर की जाएगी, यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई क्या क्या यहाँ पर बात हुई है और उसी के आधार पर आगे की बात होगी। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा जल्दी हो सके और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। हमारा लक्ष्य 100 लाइक का है, अभी हम 60 लाइक के आसपास पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को
बता दें 1 दर्जन के आसपास के अभ्यर्थियों का ये जो है पकड़े गए हैं, फोन को यहां पर जब्त किया गया है। और उसी के साथ साथ अगर किसी अभ्यर्थी ने मोबाइल फोन पर कोई डाटा डिलीट किया होगा तो वो लैब में रिकवर हो जाएगा। फोरेंसिक का काम ही ये होता है। और 3 दर्जन अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए विजिलेंस थाना हमीरपुर में भी तलब किया गया है पूरे प्रदेश भर से। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सभी कुछ लोगों ने मिलकर यहां पर पेपर लीक किया और बहुत से लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। यहां पर यह भी बात हुई है कि अगर व्हाट्सएप के माध्यम से पेपर लीक हुआ है तो कितने अभ्यर्थियों के पास ये पहुंचा, इसका भी पता चलेगा। इसके अलावा पेपर हासिल करने के लिए कितनी रकम चुकाएगी यह भी सामने आएगा। और विजिलेंस बीते सोमवार को 626 पन्नों की चार्जशीट समेत चालान हमीरपुर न्यायालय में पेश कर दिया है और वरिष्ठ सहायक उमा आजाद समेत 8 आरोपी इसमें शामिल हैं। और अब देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, अगर उन्होंने व्हाट्सएप भी किया होगा और कहां कहां तक पहुंचा वो पता लग जाएगा, उसके साथ पैसे के लेन देन के बारे में पता चल जाएगा और ये सारी चीज यहां पर इस पे काम किया जाएगा। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हर साल कई पदों पर भर्ती होती है और स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पूर्व में भी भर्तियां हुई हैं, लेकिन अब राज्य सरकार के पास इन भर्तियों में पारदर्शिता लाने और ठोस कार्रवाई करने के लिए ठोस कानून और अधिनियम कोई नहीं है। मतलब कि अगर पेपर लीक होता है तो कुछ ऐसा कानून नहीं है जिससे लोगों को डर रहे। अब उस पर काम करने की यहां पर बात हो रही है कि भाई इस पर भी एक्ट एक होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके ऐसी चीजों पर काम किया जा सके। अगली खबर पे सुनिए, और ये महत्वपूर्ण खबर है, प्लीज शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके ताकि किसी की मदद हो सके। अगर आपके किसी काम की रही है तो किसी दूसरे की मदद हो सके। अगर कुछ नहीं कर सकते तो लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। आपको बता दें, अगर आप किसान हैं तो आपकी जो हमारे बीच में किसान निधि है उसकी राशि जो है वो रुक सकती है। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा किसानों ने यहां पर अपना केवाईसी ही नहीं करवाया। नो योर कस्टमर जो होता है वो करवाने की आवश्यकता होती है। हमारे पास 9,04,493 रजिस्टर्ड किसान हिमाचल प्रदेश में है, जिसमें से 1,80,627 किसानों की ये जो हमारे बीच में केवाईसी है वो नहीं हुई है। और इन सभी लोगों के जो आने वाले समय में जो किसान निधि है उसका पैसा यहां पर रुक सकता है। यानी 20% किसान ये टोटल हुए जो अपनी आईडी को आधार से लिंक नहीं कर पाए हैं और ऐसे में सम्मान निधि की योजना, जो किसान सम्मान निधि की योजना के तहत उन्हें जो राशि मिलनी है उस किस्त का वो लाभ नहीं ले पाएंगे। 13वीं किस्त जारी कर तो दी है, लेकिन उसके बाद किसान योजना से बाहर निकाले जा सकते हो सकते हैं। हालांकि सरकार हर जिले में किसानों को केवाईसी के आधार पर और आधार को अपडेट करने के लिए तहसीलों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के कई शिविर का आयोजन किया है और 5 फरवरी तक केवाईसी की तिथि निर्धारित की गई थी, जिसके बाद से 15 फरवरी किया गया। अब इसे 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन अभी भी यहां पर काम नहीं हो रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जरूर अगर आप किसान हैं और आपने अपनी केवाईसी नहीं करवाया है तो आप प्लीज अपनी केवाईसी आधार के साथ लिंक करें, उसे अपडेट करें, तभी आपको अगली राशि मिल पाएगी। हमारे पास ऐसे 1,80,627 किसान पूरे हिमाचल प्रदेश भर में हैं, तो मैं चाहूंगा उन तक जानकारी पहुंचाने के लिए आप इसे जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। टोटल 9,04,493 किसान हमारे बीच में यहां पर रजिस्टर्ड है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें से 1,80,627 लोगों की केवाईसी नहीं हुई है। सिरमौर की ओर आपको लेकर चलते हैं। बेसिकली ये सिरमौर की खबर नहीं कहेंगे, इसे पूरे हिमाचल के लिए कहेंगे। जो हमारे बीच में जो जिसे आप लोग पुलिस बैंड कहते हैं, हार्मनी ऑफ द पाइन्स, उनका यहां पर एक बड़ा सम्मान उनको मिला है। उन्हें दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मेंस बैंड का अवार्ड भी मिला है। इसी के बारे में आप लोगों को बता दें कि ये हिमाचल ये जो जी हाँ, ये यहां पर ये इस अवसर पर डीजीपी कुंडू और उनके साथ प्रबंध निदेशक पर्यटन अमित कश्यप भी यहां पर मौजूद रहे और उन्हें यहां पर ये अवार्ड दिया गया। चलिए, इसके साथ साथ ही आप लोगों को बता दें कि जो एचआरटीसी के चालक रील बनाते रहते हैं उन पे अब रैश ड्राइविंग करते रहते हैं और यहां पर जो यात्रियों की सुरक्षा को जोखिम में डालते हैं उन लोगों को अब यह भारी पड़ सकता है। यहां पर एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एक मामले में रोडू चमुंडा बस रूट पर जा रहे चालक के खिलाफ भी एचआरटीसी प्रबंधन ने कार्रवाई अमल में लाई है और जो जानकारी मिलेगी उसमें रोडू चमुंडा बस ड्राइवर से जवाब मांगा गया है। होता क्या है कि आजकल आप देखेंगे एचआरटीसी के पेजेस पे, अगर आप एचआरटीसी के नाम से बने जो पेजेस हैं हमारे बीच में, खासकर इंस्टाग्राम पे, आप उस पर देखेंगे कि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। गाने पीछे चले और अपने गाड़ी को बढ़िया से दौड़ा रहे हैं। रील बनानी चाहिए, लेकिन जिस समय पर आपके पास बस खड़ी हो उस समय पर बनाइए। बस स्टैंड पर है उस समय पर बनाइए, सवारियां नहीं है उस समय पर बनाइए। लेकिन अगर रैश ड्राइविंग होती है तो उसके लिए कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। आखिर में हिमाचल प्रदेश में
आज और कल मौसम साफ रहेगा। 25 तारीख को एक बार फिर से यहाँ पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। अपना ध्यान रखिए। तापमान में 11-12 डिग्री तक यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। आप सभी लोग यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक अगर स्ट्रीम को शेयर नहीं किया तो आप लोगों को ये हमेशा की तरह कहेंगे कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। हेडलाइन रिपीट करने के शकुल भाई ने यहाँ पर कहा है, वो आप लोगों को बता देते हैं। तो हेडलाइन में हमीरपुर में हमारे बीच में जेबीटी बैच वाइज भर्तियां जो होनी है उसकी तिथियां तय कर दी गई है। 9 और 10 तारीख को यहाँ पर बैच वाइज भर्तियों के साक्षात्कार लिए जाएंगे। उसी के साथ G20 की मीटिंग हमारे बीच में 19 और 20 अप्रैल को होगी, धर्मशाला में होगी। उसी के साथ 5 लोगों ने एक फौजी पर, जो छुट्टी पर आए फौजी पर यहाँ पर तेज धार हथियार से हमला किया। फौजी ने आरोप लगाया कि ससुर ने यह साजिश रची है और उससे पहले भी उनकी बेटी, क्षमा चाहेंगे, उनकी बहन और मां को भी वो उस फौजी ने किडनैप किया है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 18 बीडीओज की यहाँ पर ट्रांसफर हुई है। और हिमाचल प्रदेश की और बात करें तो यहाँ पर जो पेपर लीक मामला था उसमें विजिलेंस ने अभी तक 1 दर्जन अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन जब्त किए हैं। अधिकारियों से भी पूछताछ चल रही है। चार्जशीट सोमवार को यहाँ पर दाखिल कर दी जा चुकी है। इसी के साथ अगर आपने EKYC नहीं करवाया है तो 1,80,627 किसानों की जो किसान निधि की अगली किश्त है वो यहाँ पर रुक सकती है। तो EKYC जरूर करा लें। हार्मनी ऑफ द पाइन्स को यहाँ पर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल बेस्ट परफॉर्मेंस बैंड के अवार्ड से नवाजा गया है। HRTC के चालकों को जो यहाँ पर रील्स बनाते रहते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसा उन्हें चेताया गया है। और अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है। 2 दिन के बाद हो सकता है। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े, आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, 3-4 बड़े ग्रुप्स में कर दीजिए। उसी के साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं, कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। और देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से, मुकुल देव रक्षपति के। और कोई आपके पास जानकारी मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो 9882837038 ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।